आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो वाला है एनिमल हेल्थ, पशु स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत आप लोग मिल्किंग के बारे में, उनके ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ने हैं वो वाला है मिल्किंग ऑफ प्रिंसिपल, दुग्ध दोहन के सिद्धांत। मैं आपको बताऊं, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर 70% की जो आबादी होती है वो कृषि पर निवास करती है, कृषि से अपना जीवन यापन करती है। और यहाँ का 60% जो कार्य होता है वो पशुओं से करवाया जाता है। अब पशुओं में भी क्या होता है, उनके खान पान, रहन सहन आदि की देखभाल अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, जिससे अधिक लाभ कमाया जा सके। तो सबसे पहले आप लोग बात करें मिल्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये देखिए कैसे होता है। गायों के, भैंस के, इनके आयन में दुग्ध बनने की प्रक्रिया लगातार चालू रहती है और एक निश्चित टाइम पर उनका दूध निकालना जरूरी होता है। अगर दूध निश्चित टाइम पर नहीं निकाला जाए तो फिर दूध बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए दूध दोहन में लगातार निकालते रहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब गाय के जो 4 थन होते हैं उन थन के अंदर की ओर एक तो होती है थन नलिका और एक होता है थन सिस्टर्न। गाय के 4 थन के अंदर एक तो होती है थन नलिका और एक होता है थन सिस्टर्न। अब इसकी बात करें, जो थन सिस्टर्न होता है वो आयन के अंदर ही थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है जाके। दोबारा याद कर ले, जो 4 थन होते हैं उनमें एक होती है थन नलिका और एक होता है उसमें थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है। अब ये क्या होती है ग्रंथि सिस्टर्न? ग्रंथि सिस्टर्न आकार के अंदर अनियमित आकार की होती है। और अनियमित की बात की जाए तो यह अंडाकार भी हो सकती है, बड़ी अनियमित आकार की अंडाकार होती है। और इस ग्रंथि सिस्टर्न में मिनिमम देखा जाए तो 500 से 600 ग्राम, मतलब आधा लीटर दूध करने की क्षमता होती है। आराम से आधा लीटर दूध इकट्ठा किया जा सकता है। ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर 12 से लेकर 50 दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती है। अब समझ ले दोबारा, 4 जो थन होते हैं उनमें एक थन नलिका और एक थन सिस्टर्न होता है। थन सिस्टर्न के अंदर ग्रंथि सिस्टर्न होता है, मतलब ये वाला थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में जाके खुलता है। ग्रंथि सिस्टर्न अनियमित गोलाकार या अंडाकार आकार की होती है, जिसके अंदर आधा लीटर दूध इकट्ठा करने की क्षमता होती है, 500 से लेकर 600 ग्राम के लगभग। इसके बाद में इस ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर 12 से लेकर 50 सूक्ष्म दुग्ध नलिकाएं पाई जाती है। इन दुग्ध नलिकाओं के सिरे के ऊपर लोबूल लगे रहते हैं और इन लोबूल के अंतिम सिरों के ऊपर एल्बुलाई लगे होते हैं, जिनके अंदर दुग्ध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब जो दूध का निर्माण होता है ना वो होता है एल्बुलाई में होता है। थन में देखो, इसी थन के अंदर ही है ना थन नलिका, थन सिस्टर्न, और थन सिस्टर्न जाके खुलता है ग्रंथि सिस्टर्न में, जो अनियमित आकार की होती है, अंडाकार भी पाई जा सकती है, जिसमें आधा लीटर दूध इकट्ठा करने की क्षमता होती है। जिस ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर 12 से लेकर 50 दुग्ध नलिकाएं होती है, जिनके सिरे पर लोबूल लगे होते हैं और इन लोबूल के अंदर ही असंख्य मात्रा में एल्बुलाई लगे होते हैं, जिनमें दुग्ध बनता है। तब जाके दुग्ध का निर्माण होता है इन सिराओं के अंदर, और फिर जाके दुग्ध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर इस दूध को निकाला जाता है। अब निकालते कैसे, इसकी बात करें तो दूध को निकालने की 2 विधियाँ। जो सबसे पहली विधि है उसका नाम है मशीन के द्वारा। आप जानते होंगे आजकल विदेशों के अंदर दूध निकाले कार्य जो होता है वो मशीनों से किया जाता है, क्योंकि जो विदेशी नस्लें होती है ना वो एक दिन के अंदर 3 टाइम दूध देती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, इसलिए है ना हाथों से निकालना उचित नहीं रहता। तो जो दूध निकालने की जो 2 विधियाँ हैं, एक का तो नाम है मशीन द्वारा और एक का नाम है हाथ द्वारा, मतलब हाथों के द्वारा। अब मशीन द्वारा क्या होता है, देखो विदेशों में मशीनों वाला तरीका अपनाया जाता है। इसमें मशीन से दूध निकल जाता है, जो विद्युत से चलने वाली मशीन होती है इससे ही निकालते हैं। अधिकतर जो विदेशी पशु है जैसे हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी गाय, इनमें ये विधि अपनाते हैं। आजकल भारत के अंदर भी इस विधि का प्रयोग लिया जा रहा है। इस विधि के अंदर विशेष बात क्या होती है कि कुछ समय की बड़ी बचत होती है, कुछ समय में पशु का सारा दूध निकाल लिया जाता है। और एक विशेष बात, कुछ इसके लाभ है, कुछ इसकी हानियाँ भी है। भारत के अंदर सरकारी जो बड़े फार्म है उन पर यह विधि अपनाई जाती है, कुछ समय में दूध निकल जाता है, लेकिन इस विधि में विद्युत की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, इसके बिना दूध निकलता नहीं, मशीन चलती नहीं है। दूसरी विशेष बात, अगर सही समय पर दूध निकलने के बाद में अगर मशीन को बंद नहीं किया जाए तो फिर दुग्ध सिराओं में से दूध के साथ में
खून भी आने लग जाता है, मतलब खून भी बाहर निकल जाता है, इसलिए विशेष देख रेख के साथ में मशीन को चलाया जाता है। दूसरी है जिसका नाम है हाथों के द्वारा। अब ये देखिए, भारत में अपनाई जाने वाली ये प्रमुख विधि है। इस विधि के 3 भाग है। पहला तो है चुटकी विधि, पहले 1 नंबर है चुटकी विधि, दूसरी अंगूठा विधि और तीसरी पूर्ण हस्त विधि। एक तो है चुटकी विधि, दूसरा अंगूठा विधि और ये तीसरी है पूर्ण हस्त विधि। चुटकी विधि की बात करें, इसमें अंगूठे की सहायता से और तर्जनी अंगुली की सहायता से दूध को निकाला जाता है। यह विधि छोटे पशुओं में, छोटे आयन वाले पशुओं में अपनाई जाती है। मुख्यतः यह विधि भेड़ों में देखी जाती है। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भेड़ों में दूध निकालने के लिए कौन सी विधि मुख्य होती है, तो ये वाली चुटकी वाली होती है। जबकि दूसरी जो है उसका नाम है अंगूठा विधि। इसकी बात करें, इसमें थन को हथेली और अंगूठे के बीच में दबाकर निकाला जाता है और यह दूध निकालने की सबसे दोषपूर्ण विधि है, सबसे हानिकारक विधि है। यह वो विधि है जिसके अंदर पशुओं में थनैला रोग हो जाता है और पशु के आयन में गांठें भी पड़ जाती हैं। ये जेट में 2 बार पूछ भी लिया गया है क्वेश्चन को कि है ना, सबसे दोषपूर्ण विधि कौन सी होती है? अंगूठा विधि होती है। और जो सबसे 3 नंबर पे जो सबसे अच्छी विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि। इसमें पूरे हाथ से दूध को निकाला जाता है और यह सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है और सबसे अच्छी विधि है। तो अब देखिए जो अगला पॉइंट है, ये तो दूध निकालने की 2 विधियाँ, मशीन द्वारा, हाथ के द्वारा। अब जो अगला पॉइंट है वो वाला है मध्यकाल की पहचान व प्रजनन की विधियाँ। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, पहला जो शब्द देख रहे हैं आपको प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को यौवनावस्था कहा जाता है। और प्यूबर्टी होते क्या है कि जिस समय मादा पशुओं के अंदर उनकी ओवेरी के अंदर, ओवेरी का मतलब अंडाशय में, उनके अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाए, कि जिस समय मादा पशुओं में अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाए, तो उस विधि को, उस समय को प्यूबर्टी यौवनावस्था कहा जाता है। वैसे तो इनके अंडाशय में असंख्य अपरिपक्व जो अंडाणु होते हैं वो जन्म के समय से ही साथ रहते हैं, लेकिन जब ये युवावस्था में आता है तो उस समय हर महीने एक एक अंडाणु का निर्मोचन होता रहता है। एक होता है स्ट्रेस साइकिल, जिसे मध्यचक्र कहा जाता है, ये क्या चीज़ होता है। और एक होता है स्टर पीरियड, एक होता है मध्यकाल। अब यौवनावस्था समझ चुके हो आप लोग कि अंडाशय में जब अंडाणुओं का निर्माण बनना शुरू हो जाए तो उसे यौवनावस्था कहा जाता है। जबकि मध्यचक्र क्या होता है, ये सुनिए आप लोग, 2 मध्यकालों के बीच की शारीरिक क्रियात्मक घटना, 2 मध्यकालों के बीच की शारीरिक क्रियात्मक घटना जिसके अंदर गर्भाशय भ्रूण के पोषण के लिए संपूर्ण तैयारी कर लेता है, उसे मध्यचक्र कहा जाता है। जबकि मध्यकाल क्या होता है, यह वो पीरियड है जिसके अंदर मादा पशु नर पशु के साथ में संभोग की इच्छा रखती है, तो ये मध्यकाल होता है। मध्यचक्र का और मध्यकाल का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, जिससे आप लोग जान ले। और प्यूबर्टी का जो टाइम है वो भी अलग होता है, उससे भी आप जान ले। तो सबसे पहले देखिए, ये यौवनावस्था की बात की जाए तो ये सब जानवरों में अलग अलग होता है। जैसे पहले गायों की बात की जाए, गायों में भी कौन सी गाय की बात की जाए, अगर भारतीय गाय की बात की जाए, देसी गाय की बात की जाए, तो इसमें यह है यौवनावस्था आती है 24 माह में। कितने माह में? 24 माह में। भारतीय गायों में युवावस्था 24 माह में आती है। जबकि हाइब्रिड में देखा जाए, संकर गायों में देखा जाए, तो यह कुछ जल्दी आती है 18 माह में। 18 माह में प्यूबर्टी आ जाती है, क्योंकि ये गाय बहुत ही जल्दी युवा हो जाती हैं और जर्सी गाय तो और भी जल्दी युवा हो जाती है। इसके अलावा अगर भैंस की बात की जाए तो इनमें यह अवस्था आती है 30 माह में। कितने माह में आती है? 30 माह में। अगर बकरियों की बात की जाए तो यह आती है 12 माह में। और भेड़ की बात की जाए तो इसमें आती है 10 माह में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय गायों में प्यूबर्टी को कितने समय में आती है, कितने महीने में आती है, तो आप बताओगे 24 माह में, संकर गायों में 18 माह में, भैंस में 30 माह में, बकरी में 12 माह में और भेड़ में 10 माह में आती है। आप बात करें मध्यचक्र की और मध्यकाल की, ये कैसे कैसे आते हैं, तो देखिए आप लोग इस सारणी से आप लोग ये समझ जाएंगे कि है ना कौन सा कब आता है। देखिए गाय के अंदर जो मध्यचक्र होता है, जो मध्यकालों के बीच का समय होता है, कि मतलब एक मध्यकाल आने के बाद में दूसरा मध्यकाल कब आता है, इसके बीच के अवधि को क्या बोलेंगे? मध्यचक्र। तो ये कब से आता है तो वो बात करें तो गायों में जो मध्यचक्र होता है वो 21 दिन से आता है। इससे भी आप लोग याद कर लें।
गायों में मध्यचक्र 21 दिन से, और भैंस में भी 21 दिन से, भेड़ में भी 21 दिन से, और बकरियों में 16.5 से 17 दिन या 18 दिन के लगभग। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुके हैं कि गायों में मध्यचक्र की अवधि 21 दिन की, और भैंस में भी 21 दिन की, भेड़ में भी 21 दिन की, और बकरियों में 16.5 से 17 दिन की। जबकि मध्यकाल की अवधि की बात करें कि ये मध्यकाल इनमें कितने टाइम तक चलता है, कितने समय तक यह चलता है, तो इसकी बात करें तो गायों में 10 से 24 हावर, 10 से 24 घंटे तक ये चलता रहता है। भैंस में 10 से 24 घंटे, भेड़ में भी 10 से 24 घंटे, और बकरियों में 10 से 24 घंटे तक इसकी अवधि रहती है, ये चलता ही रहता है। अब इनकी बात करें तो इनमें इनके देखो बकरियों में और भेड़ में कई बार दिखाया जाता है कि बकरियों में और भेड़ के अंदर यह 1 से 2 दिन तक चलता है, 1 से 2 दिन तक ये चलता रहता है। तो वो 24 घंटे 36 घंटे, वो 24 घंटे 26-25 घंटे लगभग चलता रहता है, 1 से 2 दिन तक ये चलता रहता है। अब इनकी बात करें कि इनका फिर प्रजनन कब करवाएं, जब इनमें यह मध्यकाल चलता हो, तो मध्यकाल में पशु के आने से, जब पशु मध्यकाल में आता है तो 12 से 18 घंटे के बीच, 12 से 18 घंटे के बीच उन्हें प्रजनन करवा देना चाहिए। ये प्रजनन का सर्वोत्तम टाइम होता है। ये भी पूछ लिया गया है कि ना मादा पशुओं को मध्यकाल आने के कितने घंटे के बाद में गर्भित करवाना चाहिए, तो 12 से 18 घंटे के बीच में गर्भित करवाना चाहिए। अब गर्भित कैसे करवाते हैं तो वो आप देखिए, गर्भित करवाने की जो विधियाँ है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप लोग ध्यान से समझ लें। गर्भित करवाने की वर्तमान समय में 2 विधियाँ चल रही है। एक तो है प्राकृतिक, वैसे आप कुछ समय के बाद में भ्रूण तकनीक वाला भी आने वाला है, लेकिन अभी वर्तमान में 2 विधियाँ हैं प्रजनन करवाने की, एक है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम विधि। एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। प्राकृतिक क्या होती है ये तो आप समझ गए होंगे, ये नेचुरल है। इसमें प्रकृति के अंदर ही नर पशु मादा पशु आपस में संभोग करके नई स्थिति को उत्पन्न करते हैं, तो प्राकृतिक होती है। इसमें कुछ खास नहीं है, प्रकृति में नेचर में अपने आप ये पाई जाती है। जबकि अगर कृत्रिम की बात की जाए तो वर्तमान समय में यह सबसे अच्छी विधि चल रही है। विदेशों के अंदर और भारत में सर्वाधिक रूप से यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि के फायदे भी है, जिससे मैं बताऊं कि अगर प्राकृतिक विधि की बात की जाए, इस विधि में अगर एक नर पशु अगर नेचुरल तरीके से ही जनन करता है तो वह 1 वर्ष के अंदर मिनिमम 60 से 100 गायों को गर्भित कर सकता है। जबकि अगर कृत्रिम की बात की जाए तो इस विधि के अंदर इसमें करते क्या है, इस विधि में विशेष प्रकार से नर पशु के सिमन को इकट्ठा करते हैं, सिमन को इकट्ठा करके फिर उससे है ना पशु को गर्भित करवाया जाता है। इससे आगे गर्भित करवाया जाए तो 1 साल में, देखो 1 साल में प्राकृतिक से तो एक नर पशु 60 से 100 गायों को गर्भित करता है, जबकि कृत्रिम विधि में एक पशु 1 वर्ष के अंदर 1000 से भी अधिक गायों को गर्भित कर सकता है। इसलिए यह अच्छी विधि होती है। अब इसमें करते कैसे तो आपको बताऊं, इसमें गर्भधारण करने की जो विधि है उसमें गाय भैंस में आप देखिए इसमें कैसे गर्भित करते हैं। तो गाय भैंस में कृत्रिम जो गर्भधारण की विधि है उसका नाम है रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम। ये आप लोग याद कर लें कि गाय भैंस में गर्भित करवाने की जो विधि है उसका नाम है रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम। इसमें क्या करते हैं, रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम के अंदर जब गाय भैंस में मध्यकाल का समय चल रहा होता है, मध्यकाल का पीरियड चल रहा होता है, उस समय हाथ में रबर का दस्ताना पहनकर उसके रेक्टम मार्ग में, देखो नाम से रेक्टम, उसके रेक्टम मार्ग में हाथ डालकर, मतलब गुदा मार्ग में हाथ डालकर गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ लिया जाता है। और दूसरे हाथ से जो विशेष प्रकार की पिपेट आती है, जो प्लास्टिक की जो पिपेट आती है, इस पिपेट के माध्यम से इस पिपेट को योनि मार्ग में डालकर, देखो इस विधि आपसे पूछ लेंगे कि रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम होता क्या है, तो रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम के अंदर रेक्टम मार्ग में हाथ डालकर गर्भाशय ग्रीवा को पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद में प्लास्टिक की पिपेट को योनि मार्ग में डालकर 0.5 से 2 ml तनु सीमन, नर पशु का तनु सीमन को योनि मार्ग में छोड़ दिया जाता है। केवल 0.5 से 2 ml ही होता है। इसे गर्भाशय ग्रीवा के पास में जो जनन अंग है वहाँ पर इसको छोड़ दिया जाता है, जिससे पशु गर्भित हो जाता है। और ये टाइम जो फिक्स है वो है 12 से 18 घंटे। मध्यकाल में आने से 12 से 18 घंटे के बीच में करवाओगे तो 99% तक परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। जबकि अगर भेड़ बकरियों की बात की जाए
तो भेड़ बकरियों में गर्भित करवाने की विधि का नाम है वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम, इसमें सीधे ही योनि मार्ग के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। जब गाय भैंस में ये क्रिया पूरी हो जाती है, जब इसे गर्भित करवा दिया जाता है, तो फिर आप लोग ध्यान रख सकते हो कि वह गर्भित हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोग ध्यान रखना कि 19 से 21 दिन के बाद में अगर वह दोबारा मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती है तो वह प्रजनित हो चुकी है, वह माँ बनेगी। या इसके बाद में अगर आप देखो तो गर्भ की जांच कर सकते हैं। गर्भ की जांच कैसे करते हैं? तो गर्भ की जांच करने की भी अपने पास में विधि है जिसका नाम है, ये भी आप याद कर लो कि गाय भैंस में गर्भ की जांच कैसे करते हैं कि उसके बच्चा या उसके वह प्रजनित है या नहीं है। तो उसका नाम है रेक्टम पाल्पेशन विधि। कौन सी विधि? रेक्टम पाल्पेशन विधि। इस विधि से गर्भ की जांच की जाती है। गर्भ की जांच करने का जो मिनिमम टाइम है वो है प्रजनित करवाने के 2 माह बाद। 60 दिन के बाद आप लोग गर्भ की जांच कर सकते हो। वैसे तो 19 से 21 दिन पर जब वो दोबारा मध्यकक्ष प्रकट नहीं करती है तब आपको मालूम चल जाएगा कि वह प्रजनित है या नहीं है। इसके अलावा भी वो होता है कि जैसे आप लोग ये सिम्मन उसके लगाते हो, तो सिम्मन लगाने के बाद में गाय के जनन अंग में, गाय के जनन अंग के अंदर जो अंडाणु होता है वह 120 घंटे तक जिंदा रहता है। गाय के जनन अंग में अंडाणु का जो सक्रिय अवधि है वह 120 घंटे है, जबकि जो शुक्राणु की जो जनन अवधि है वह होती है 24 से 30 घंटे और विकास की अवधि होती है 6 घंटे। तो इसमें यह प्रजनित हो जाती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें कि 19 से 21 दिन के बाद में अगर लक्षण प्रकट नहीं करती है तो आप लोग 2 माह के बाद में रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा गर्भ की जांच करवा सकते हो। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में 2 माह पर गुदा मार्ग में हाथ डालकर, रेक्टम मार्ग में हाथ डालकर गर्भाशय को छूते हैं। अगर गर्भाशय में किसी छोटी वस्तु का आभास होता है तो वह प्रजनित है, और अगर नहीं होता है तो वह प्रजनित नहीं है। तो अपन लोग यहाँ पर पशुओं में मिल्किंग ऑफ प्रिंसिपल, दुग्ध सिद्धांत, दुग्ध दोहने की विधियाँ, उनका मध्यकाल, मध्यशक्कर और उनकी युवावस्था का टाइम वो पढ़ चुके हैं, और कैसे उनको प्रजनित करवाते हैं उसकी विधियाँ अपन लोग पढ़ चुके हैं, और गर्भ की जांच कैसे करते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जब इनका जो गर्भकाल, जो आप जानते हो गर्भकाल, जैसे मान लो कि माँ बनने के बाद में आप लोग इन पशुओं को, जैसे मान लो किसी पशु के ब्याने की लगभग 2.5 से 3 माह के बाद में, 2.5 से 3 माह के बाद में दोबारा सिमन लगवा सकते हो। इस टाइम का विशेष ध्यान दें। देखो मध्यकाल में आने के बाद में 12 से 18 घंटे के बीच में तो सिमन लगवाना है, जबकि पशु के ब्याने की 2.5 से 3 माह के बाद में दोबारा उसे प्रजनित करवा सकते हैं। तो इस चैप्टर में अपन लोगों ने मध्यकाल की पहचान, प्रजनन की विधियाँ ये पढ़ चुके हैं। अब जब इनमें एक विशेष बात होती है कि जब ये ब्याने के बाद में इनके बछड़ों को पालने के लिए 2 विधियाँ काम में लेते हैं, जो जिनमें से एक का तो नाम है वीनिंग और एक का नाम है सकलिंग। ये भी आप लोग देख लें कि जो बछड़े पालने की जो 2 विधियाँ हैं वो कौन सी हैं। एक का तो नाम होता है विनिंग और एक का होता है सकलिंग। देखो पहले तो होती है विनिंग और दूसरी होती है सकलिंग। विनिंग क्या चीज़ होती है इसमें देखो, विनिंग विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है और यह सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है। आपसे पूछेंगे कि विनिंग और सकलिंग में से जो वैज्ञानिक विधि है वह कौन सी है, तो वह कौन सी है? वह विनिंग विधि है। इसे ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है और यही सबसे अच्छी विधि है। इसमें करते क्या है? इसमें गाय के बछड़े को गाय से अलग रखकर पाला जाता है। इसमें गाय के बछड़े को गाय से अलग रखकर पाला जाता है, जिसे विनिंग कहा जाता है। सकलिंग क्या होता है? सकलिंग में बछड़े को उसकी माँ के साथ पाला जाता है, बछड़े को उसकी माँ के साथ में पाला जाता है, तो इसे सकलिंग कहा जाता है। ये जेट में पूछ ले, किसी एग्जाम आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आप सोच जाएगा कि बछड़े को अलग रख के पालना कौन सी विधि होती है? विनिंग होती है, और साथ रख के पालना सकलिंग होती है। इनमें से दोनों में से जो अच्छी विधि है वह कौन सी है? वह विनिंग विधि सबसे अच्छी होती है। इसे ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है और नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं इसका अगला भाग। तो देखते रहिए। आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें।